हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 70 बीपीएससी को लेकर हम लोगों ने जो एक सीरीज स्टार्ट किया था सिक्योर 70, आज उसी की नेक्स्ट कड़ी में हम लोग इतिहास से खास तौर पर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है बीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे लगभग आपके 15 से 17 सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य होगा, हमारा ये टारगेट होगा कि विद इन 1 वीक आप लोग को पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट समाप्त कर दिया जाए, ताकि आप इसको रिवीजन करके और 15 से 17 नंबर अपना सिक्योर कर सकें। तो आइए इस श्रृंखला का शुरुआत करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है यूरोपियों का आगमन। अक्सर देखा गया कि यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला यूरोपियों का आगमन में। तो यूरोपियों के आगमन में देखिएगा कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। कुस्तुनतुनिया जो वर्तमान में है वह टर्की के इस्तांबुल को कहा जाता था। तो जैसे देखिएगा कि ये पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार होता था, तो व्यापार जो ये तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हैं इंडिया में, तो ये जैसे ही इन क्षेत्रों पर पतन होता है, इस्लामिक राज्य की स्थापना होती है, तो यहाँ से फिर नए मार्गों की शुरुआत होती है। और इन नए मार्गों में सबसे पहले जो भूमिका निभाने वाले थे स्पेन और पुर्तगाल। तो ये दोनों कंट्री ने समुद्री मार्ग से होते हुए भारत में व्यापार के लिए मार्ग की तलाश में जुट गए। सबसे पहला जो इसमें प्रयास था वो 1487 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यो डियाज ने स्टार्ट किया था। बार्थोलोम्यो डियाज भारत की खोज पर निकला, किंतु रसद की कमी के कारण वो इन क्षेत्रों से होते हुए अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचे थे। लेकिन रसद की कमी मतलब भोजन जो अपने साथ लेकर आ रहे थे लगभग वो समाप्त होने लगा था, तो यहाँ से उन्होंने लौटना ही उचित समझा। लेकिन उन्हें ये एहसास हो गया था कि अब इंडिया जो है वह कहीं आसपास ही है। कारण कि जो यहाँ का लगभग देखिएगा जो परिस्थितियां होती है भारत के दक्षिणी क्षेत्र से मिलती जुलती है। हम लोग जानते हैं जो पेंजिया महादेश वाला कॉन्सेप्ट है, या फिर जो इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति वगैरह, तो ये बिल्कुल इसके जुड़ा हुआ पार्ट था पहले। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये लक्षण लग गया था कि इंडिया कहीं आसपास ही है, लेकिन कहाँ है, कितनी दूर है, कितना और समय लगेगा, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो बार्थोलोम्यो डियाज वापस लौटने के लिए उन्मुख हुए और इन क्षेत्र का नाम रख दिए केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, जिसे हम लोग हिंदी में आशा अंतरीप या उत्माशा अंतरीप के नाम से जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तट से वापस लौटे और इस जगह का नाम रख दिया इन्होंने केप ऑफ गुड होप, या हिंदी में से आशा अंतरीप के नाम से जानते हैं। तो ये रहा, यहाँ से लौटते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रयास होता है वह 1494 में स्पेन यात्री कोलंबस चलते हैं भारत की खोज करने, और यात्रा भटक जाने के बाद वो भारत में लौट गए अमेरिका की तरफ। तो इस प्रकार वो अमेरिका की उन्होंने खोज कर डाली, और जब यहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने रेड इंडियन कहा था। उनकी ऐसी मान्यताएं थी कि शायद उन्होंने लगा कि पहले के हम भारत की खोज किए हैं। और जो देखिएगा खासतौर पे भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जो पठान वगैरह होते हैं, उनकी जो हाइट है, उनका जो रंग है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस क्लाइमेट में पाए जाने वाले अमेरिकी लोगों से मिलता जुलता था। तो खैर कोई नहीं, ये रेड इंडियन के नाम से वहाँ के लोकल जनजाति को नामकरण किया गया। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता था। 1498 ईस्वी में पुनः एक बार पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा ने शुरुआत किया था, और इन्होंने वही मार्ग का अनुसरण किया जो बार्थोलोम्यो डियाज ने किया था। तो इस प्रकार आप देखिएगा ये घूमते हुए पहुंचे केप ऑफ गुड होप के पास, और फिर यहाँ से जैसे ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ खासतौर पर देखिएगा कि हिंद महासागर के क्षेत्र में जब ये पहुंचते हैं तो यहाँ पर इन्हें एक अब्दुल मुसीद नामक एक गुजराती व्यापारी की सहायता से इन्होंने भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। इन कालीकट बंदरगाह पर कई सारे छोटे छोटे बंदरगाह हैं, द्वीप हैं। इसी में से एक द्वीप है कब कडापू, इसी द्वीप पर इन्होंने पहुंचा था। वहाँ के जो राजा थे, राजा मतलब नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है, और उसका नाम है जमोरिन। तो जमोरिन ने उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद उन्होंने वहाँ पर जब तक रहे तब तक उनकी आवभगत की।
कहा जाता है कि जो वास्को द गामा है उन्हें भारत पहुंचने में कुल 90 दिन लगे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 90 दिन लगे थे। और जब वो वापस लौटने लगे वास्को द गामा, तो अपने साथ काली मिर्च एवं मसाला को साथ में ले गए, जिससे कहा जाता है कि जितनी उनकी खर्च हुई थी आने में, उसका 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। तो काफी ज्यादा पैसा था। देखिए, मसाला या काली मिर्च का विशेष यूरोप में मांग थी। मांग के कारण एक सबसे पहले मानते हैं कि काली मिर्च कहीं ना कहीं स्वाद और तासीर में गर्म होता है, तो यूरोप जैसे ठंडे देशों में जो काली मिर्च है वो एक गर्माहट प्रदान करता है। साथ ही साथ उस समय तो फ्रिज वगैरह था नहीं, तो जो खासतौर पे मांस वगैरह होते थे, अगर उसमें काली मिर्च का लेप लगा दिया जाता था तो मांस को काफी लंबे समय तक सुरक्षित संरक्षित रखा जा सकता था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काली मिर्च का विशेष मांग यूरोप में था। तो इन्होंने लगभग 60 गुना से अधिक कमाया। फिर देखते हैं कि जैसे ही इन्होंने वापस लौटते हैं तो एक सीरीज सा स्टार्ट हो जाता है, और नेक्स्ट 1500 ईस्वी में पुनः एक पुर्तगाली दल पेट्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में भारत आता है। और इसके बाद वहां से लगभग शुरुआत हो जाती है सभी यूरोपीय कंपनियां। तो पुर्तगालियों के साथ साथ कई अन्य यूरोपीय कंपनियां भी भारत आई। उसके क्रम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन थे। तो देखिएगा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पहले हैं पुर्तगाली, जो 1502 में भारत आई थी, और इन्होंने अपना मुख्यालय कोचीन में बनाया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। दूसरी कंपनी थी डच, जो 1605 में आई, और इसने मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम कुछ भी दे, वहाँ मुख्यालय बनाया था। तीसरा है ब्रिटेन, इन्होंने ये 1613 ईस्वी में भारत में सूरत में व्यवस्थित रूप से अपना पहला मुख्यालय स्थापित किया था। नेक्स्ट है डेनमार्क। डेनमार्क 1620 ईस्वी में भारत में अपना कंपनी मुख्यालय खोला ट्रैंकोवर में। और फिर है फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में सूरत में अपना व्यापारिक कोठी खोला था। तो इसमें याद रखिएगा, ब्रिटेन और फ्रांसीसी जो हैं वह सूरत में खोले थे, जबकि डच मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में, पुर्तगाली कोचीन में, और डेनमार्क जो है और ट्रैंकोवर में। तो इस प्रकार अपना मुख्यालय स्थापित किए। नेक्स्ट इसी कड़ी में हम देखते हैं कि आने वाले पुर्तगाली यात्री कैसे कैसे आए। तो देखिए, पुर्तगालियों में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जैसे भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पर होता है फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। याद रखिएगा, गवर्नर। पुर्तगाली अगर यात्री होगा तो वास्को द गामा, जबकि अगर गवर्नर की बात करेंगे तो अल्फांसो डी अल्मोड़ा। 1505 से 1509 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना दुर्ग जो है कोचीन में बनाया था। तो इस प्रकार पुर्तगालियों से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं पार्टिकुलर जो गवर्नर लोग हैं उनकी क्या अचीवमेंट है, उनका क्या देन है, या उनसे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा, ये देख लीजिए इनका चेहरा, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा का। इन्होंने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक पॉलिसी बनाई, एक नीति बनाई, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत के देखिएगा कि खासतौर पर ये रहा दक्षिण क्षेत्र, तो ये हिंद महासागरीय क्षेत्रों में एक व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से एक पॉलिसी बनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये इस पॉलिसी को हम लोग कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ये व्यवस्था थी क्या? तो देखिएगा कि भारतीय या अरबी जहाज इन क्षेत्रों में बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। मतलब ये क्षेत्र जो हिंद महासागर क्षेत्र में है, चाहे वो भारतीय हो या अरबी, कोई भी जहाज को अगर इन क्षेत्रों से गुजरना होगा तो यहाँ पर उनको परमिट लेना होगा। और परमिट लेंगे किससे? पुर्तगालियों से। 1509 ईस्वी में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें इनका क्या योगदान रहा है। अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये रहे अल्फांसो द अल्बुकर्क। पुर्तगाली साम्राज्य का इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि
अल्मोड़ा ने भले ही किया था, लेकिन एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने का जो कार्य है वह आपका अल्बुकर्क को जाता है। 1510 ईस्वी में इन्होंने आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, आदिल शाह जो बीजापुर के शासक थे, इनसे गोवा को छीन लिया। पुर्तगाली सेना में भारतीयों की भर्ती पर इन्होंने बल दिया कि अगर लंबे समय तक शासन व्यवस्था करना है तो भारतीयों को भी इसमें शामिल करें। साथ ही साथ इन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर भी बल प्रदान किया। भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह पर बल दिया था। तो ये अल्फांसो द अल्बुकर्क से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तीसरे जो हैं वह है नूनो डी कुन्हा। इनका योगदान रहा कि जो पहले मुख्यालय कोचीन थी, अब उसके जगह पर गोवा को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। तो ये इनकी एक विशेषता है जो पूछी जाती है। अब फिर से एक बार देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना को एस्तांदो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अब है पुर्तगालियों की देन क्या क्या रहा। तो पुर्तगालियों की देन में देखते हैं कि सबसे पहले यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जैसे तंबाकू, आलू, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक स्थापत्य कला, ये कुछ चीज हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों के देन में तंबाकू, आलू, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक स्थापत्य कला है। 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी, जो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। याद रखिएगा गोवा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने किया था। आइए नेक्स्ट अब देखते हैं डचों के बारे में कि डच की स्थापना और उनका क्या, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो भी रहे में प्रथम फैक्ट्री की इन्होंने स्थापना की थी। भारत में जब ये आए थे तो निश्चित तौर पे जो इनका व्यापार कई क्षेत्रों में था, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यापार है वह वस्त्र निर्माण या वस्त्र व्यापार पर आधारित था, खासतौर पे सूती वस्त्र। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी कि वस्त्र व्यापार पर सबसे अधिक बल किसने दिया था, तो डचों ने दिया था। डचों से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है कि जो डच हैं वो पुलिकट में, जो तमिलनाडु में स्थित है, पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का को जारी किया था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय किस पुर्तगाली व्यापारियों को है, तो वह है डचों का। ठीक है, 1759 ईस्वी में वेदरा की लड़ाई होती है और यह लड़ाई जो है अंग्रेजों और डचों के बीच स्थापित हुआ था और इन के बीच हुआ था और इन लड़ाई में अंग्रेजों को जीत हुई और अंततः डच यहाँ पराजित होते हैं और धीरे धीरे उनकी शक्तियां जो है वो सीमित होते चली गई और बाद में वह भारत से बाहर हो गए, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। नेक्स्ट ब्रिटेन देखते हैं। ब्रिटेन एक ऐसा टॉपिक है कि आपको काफी ज्यादा, जैसे अभी तो स्टार्टिंग कर दे रहे हैं, फिर जैसे जैसे फिर देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे जीतती है, कैसे इसका क्षेत्रीय विस्तार होता है, तो ये पूरी एक श्रृंखला ही है। तो जो इंपॉर्टेंट व्यापारिक कंपनियों के उद्देश्य है पहले हम वहां कवर करेंगे, फिर उसके बाद ब्रिटेन से जो भी रिलेटेड प्रश्न होगा कैसे कैसे क्षेत्रीय विस्तार, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो आइए पहले स्टार्टिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। 1600 ईस्वी में, दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। पूर्वी देश में मतलब भारत, चीन वगैरह सभी इंक्लूड थे। ठीक है, 1608 ईस्वी में जब हॉकिंस आते हैं तो वो चलते पहले हैं और उन्होंने जो अकबर के नाम से एक पत्र लेकर जब लौट आते हैं भारत में, तब तक होता क्या है कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो फलतः इस प्रकार देखेंगे कि उन्होंने अकबर के नाम का पत्र भले लेकर आए थे, लेकिन पहुंचे थे वो जहांगीर के दरबार में। उन्होंने फारसी में वार्तालाप किया किंतु कोई फायदा नहीं हुआ, बस उन्हें 400 का मनसब प्रदान किया गया। ये देखिए किस प्रकार जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और मनसब की बात करते हैं। 1611 में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला गया था अंग्रेजों द्वारा, लेकिन यह लोकल मदद से था, कोई व्यवस्थित रूप से नहीं था, बस एक कह सकते हैं ये शुरुआत कर दिए थे लोग, लेकिन इन्हें अभी तक स्थायित्व नहीं प्रदान किया गया था। इसलिए अभी देखेंगे कि हम लोग आगे चलकर फिर
टॉमस रो आते हैं। 1612 में सर टॉमस रो आते हैं जेम्स वन प्रथम के राजदूत के रूप में और जहांगीर के दरबार में आते हैं। इन्होंने जहांगीर से प्रभावित किया, काफ़ी ज़्यादा जहांगीर को प्रभावित किया, तो सूरत में इन्हें फैक्ट्री खोलने का आदेश मिला। यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसी समय खासतौर पे 1611 वगैरह में क्या होता है कि स्वाली की लड़ाई होती है और यहाँ पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो उसमें कहीं ना कहीं मुगल सत्ता और पुर्तगालियों के बीच एक आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो चुका था। तो जैसे ही पुर्तगालियों को पराजित करते हैं तो अंग्रेजों के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति बढ़ती है मुगलों की, और इसी क्रम में मुगलों ने अंग्रेजों को व्यापारी कोठी खोलने का आदेश दिया था। ठीक है। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी नामक व्यक्ति ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किले का निर्माण किया था। आगे चलकर भारत में कई सारे किलों का निर्माण आता है, जिसमें 4 प्रमुख किले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और चूंकि ये यूपीएससी भी पूछ चुकी है तो इसीलिए हमने इन चारों किलों का एक एक करके चर्चा कर दिया। देखिएगा, ये जो किला बना हुआ है हम लोग जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम का। तो इससे सबसे पहले देखते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वह मद्रास में है और फ्रांसिस नामक व्यक्ति द्वारा स्थापित हुआ था। यह स्थापना इंग्लैंड द्वारा किया गया था। दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कलकत्ता में स्थापित है, यह भी इंग्लैंड द्वारा बनाया गया था 1700 ईस्वी में। तीसरा है फोर्ट सेंट लुइस, यह पांडिचेरी में है और 1701 में स्थापना किया गया था फ्रांसवा मार्टिन द्वारा, जो फ्रांसीसी थे। चौथा है फोर्ट सेंट डेविड, यह तमिलनाडु में है और यह इलिहुयाले नामक एक हिंदू व्यापारी द्वारा स्थापित किया गया था और क्लाइव के समय में अंग्रेजों ने इसे मराठों से खरीद लिया था। तो याद रखिएगा, ये भारतीय द्वारा स्थापित है विशेष रूप से। तो इस प्रकार भारत में कुछ महत्वपूर्ण किलों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में कारखाना को खोला था। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। 1661 ईस्वी में कैथरीन बेग्राज, जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, उनका विवाह होता है इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ, और इसी विवाह में जो मुंबई है वह पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में ब्रिटेन को दिया गया था। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने इसे मात्र 10 पाउंड के शुल्क पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ठीक है। 1699 ईस्वी में इब्राहिम खां से कालीकोता, सुतानूती और गोविंदपुर लेकर 3 क्षेत्र, खासतौर पर रखिएगा कालीकोता, सुतानूती और गोविंदपुर लेकर जॉब चारनॉक ने 1700 ईस्वी में आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की। आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कौन करते हैं? जॉब चारनॉक 1700 ईस्वी में करते हैं, 3 क्षेत्रों को मिलाकर, सुतानूती, कालीकोता और गोविंदपुर। ये देखिए, आज़ादी से पूर्व कलकत्ता की स्थिति है, कुछ थोड़ी सी फोटो जो बनाई गई है वो डालने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखते हैं 1717 ईस्वी में होता क्या है कि मुगल बादशाह जो थे उस समय फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सुरमन, कहीं सुलेमन भी देगा, जॉन सुरमन एक ब्रिटिश अधिकारी हैं, वह अपने एक दूत मंडल के साथ आते हैं। इन दूत मंडल में एक डॉक्टर भी थे और उस डॉक्टर का नाम था आपका विलियम हैमिल्टन। इस हैमिल्टन ने उस समय फर्रुखसियर को एक कह सकते हैं इलाज किए थे। इनको मुख्य रूप से कहा जाता है बलतोड़ वगैरह जो घाव होता, वो एक भारी भरकम था, काफ़ी दर्द था, तो उस दर्द से राहत दिलाई थी। तो खुश होकर फर्रुखसियर ने जॉन सुरमन को एक व्यापारिक एकाधिकार दिया जाता है, जिसे 1717 का व्यापारिक मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। और इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आगे चलकर इसी मैग्ना कार्टा का हमेशा प्रयोग किया जाता है व्यापारिक एकाधिकार को लेकर। तो ये देखिए, व्यापारिक एकाधिकार का कुछ उस समय का पत्र है, कैसे व्यापारिक अधिकार दिए गए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं डेनमार्क।
डेनमार्क बहुत ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि 1620 ईस्वी में 50 गलत है, 1620 ईस्वी में भारत के ट्रैंकोवर तमिलनाडु में अपना पहला इन्होंने कारखाना खोला था और 1745 ईस्वी में भारत के तमाम कंपनियों को बेचकर अंग्रेजों के हाथों में ये भारत से वापस लौट जाते हैं। इसी बीच डेनमार्क में देखिएगा कि खासतौर पर एक कारखाना जो खोला था ट्रैंकोवर में, वो इसका एक चित्र देने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अब फ्रांसीसी। फ्रांस के राजा लुई 14वें के जो वित्त मंत्री थे कोलवर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की और यह कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। खासतौर पर ओरिएंटल याद रखिएगा, इतना काफी है। 1668 ईस्वी में पहली बार फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में सूरत में व्यापारी कोठी खोली गई थी, स्थापना किया गया था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी में अपना पहला व्यापारी कोठी खोलकर यहाँ पर मुख्यालय बनाया गया था। हमने बात पहले भी किया था कि सूरत में इंग्लैंड और फ्रांसीसी दोनों ने अपना मुख्यालय स्थापित किया था। ठीक है, पांडिचेरी का नींव जो रखा गया था वह फ्रांसवा मार्टिन द्वारा रखा गया था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, 1693 ईस्वी में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी के ऊपर अधिकार कर लिया, किंतु 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि होती है और इस संधि के द्वारा जो पांडिचेरी है वह पुनः फ्रांसीसियों को वापस कर दिया जाता है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा आगे चल के होती है भारत में, और खासतौर पर देखते हैं यूरोप में भी होता है, भारत में विशेष रूप से देखते हैं कि इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा गया। और आगे चलकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 बड़े युद्ध होते हैं, प्रतिस्पर्धाएं स्थापित होती है और इनमें अंततः इंग्लैंड की जीत होती है और फ्रांसीसी जो हैं वह भारत में कमज़ोर पड़ जाते हैं। इन युद्ध को भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जाना जाता है या फिर कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंततः 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में अंग्रेज जो हैं वह जीत हासिल करते हैं और फ्रांसीसी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि फ्रांसीसी जो है वह प्रतिस्पर्धा से पराजित हो जाती है। तो अगला जो हमारा जो पुर्तगालियों का आगमन है ये इम्पॉर्टेंट रहा। अगला जो हमारा होगा कि यहाँ से फिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय क्षेत्रों को धीरे धीरे करके विजित करती है और कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित करती है और भारत में एक छत्र राज्य की स्थापना करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल का होगा। दोस्तों हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।